हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो, इट्स द एंड गेम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कम ऑन, लास्ट चैप्टर है एंड लास्ट सेशन है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी, राइट? आफ्टर दिस वी विल बी डन विथ प्लांट वर्ल्ड जंगल बुक। और जोश तो बनता है बच्चों, राइट? देखो कौन है यहाँ पे स्क्रीन पे, आपका बेस्टी, हम सबका बड़ी बीनू। क्या नाम है इनका? बीनू। एंड बीनू का फ्रेंड, बियर फ्रेंड, इसका नाम क्या है? बल्लू। बीनू एंड बल्लू, राइट? दोनों भी हम, इन दोनों ने हमें बहुत कंपनी दिया है पूरा प्लांट फिजियोलॉजी समझने, स्पेशली फोटोसिंथेसिस में तो बैक टू बैक उन दोनों का हमें साथ मिला है, कंपनी मिला है, राइट? और हमने बहुत एंजॉय किया, राइट? और वो इतना खुश है क्योंकि उसने हम सबके साथ जंगल में रह के भी बायोलॉजी को समझा, बॉटनी को समझा और इतनी एक्साइटिंग चीजें सीखी, राइट? तो इमेजिन कि कितना ज्यादा खुश होगा हमारा बीनू, राइट? और इसलिए वो ये बोल रहा है कि बस अभी ये लास्ट सेशन है तो हम इसे पूरे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ें, क्योंकि इस लास्ट सेशन में आगे जाके एंड में बहुत कुछ एक्साइटिंग आपके लिए नोट्स भी है, या फिर क्या बोलते हो उसे, एक्साइटिंग मैसेजेस भी है जो मैं आपको देने वाला हूं, और बीनू भी आपको कंपनी देगा, राइट? सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड फोकस बनाए रखना है, बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम इसे सिंपलेस्ट वे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो इसलिए बोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। एकदम जोश के साथ हैप्पी हैप्पी मूड में रहना है। एंड सेशन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू ऑल रेडी? So once again, myself Dr. Amit here, and I welcome you all into the beautiful world of biology, beautiful world of plant physiology, and beautiful world of photosynthesis. Okay, जोश तो बनता है, राइट? हाउ इज द जोश? ये तो सबको पता है, हाउ इज द जोश। तो मैं पूछ रहा हूँ आज आपको, हाउ इज द जोश? बीनू का जोश कैसा है? बीनू एंड बल्लू का? They are very very happy and smiling, right? So let's start the beautiful journey with Binu and Ballu. लास्ट का सेशन है, बाद में हमको इनको बाय बाय बोलना है। अभी तो उनको पता नहीं है कि हम उनको बाय बोलने वाले हैं, अभी तो वो लग रहा है कि एंड गेम है, दे आर एक्साइटेड, बट लेट्स सी इसके बाद क्या होता है, एंड में क्या क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। तब तक हम रिमेनिंग पोर्शन पढ़ लेते हैं। आपके लिए नोट है, अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स and keep making notes. Notes are very 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 important, right? नोट्स के सिवा आपको हेल्प नहीं होगा रिवीजन में, तो मैं बार बार आपके लिए नोट लिखता हूँ। क्विक रिवीजन करते हैं, राइट? ओके, बताओ मुझे हमने अब तक क्या क्या सीखा बच्चों? हमने देखा कि प्लांट आर सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स। क्या है? प्लांट्स आर सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स, वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। दे आर सो इंडिपेंडेंट। लाइक हमें भी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना है हमें लाइफ में, या फिर और भी एस्ट्रोनॉट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमें इंडिपेंडेंट बन के अपनी लाइफ को जीना है अपने टर्म्स पे, एंड मम्मा पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो अभी से आपका लाइफ का फर्स्ट टर्न स्टार्ट होगा। इट्स 10th बोर्ड, इट्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट। दिस विल डिसाइड योर करियर। 11th में आपको क्या बनना है, यू विल डिसाइड योर गोल्स। बायोलॉजी पसंद है तो डॉक्टर, मैथ्स पसंद है तो इंजीनियर, या फिर और भी कुछ है। there are lots and lots of branches. अगेन वो एक डिफरेंट पार्ट है और उस पर हम कभी डिफरेंशिएशन रखेंगे आफ्टर योर 10th एग्जाम। अगर आपको चाहिए कि आपको क्या ब्रांच चूज करना है, यू वांट डेमो सेशन ऑन मोटिवेशन, और यू वांट मोर प्रॉपर गाइडेंस और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, क्या आपकी चॉइसेस है, तो आप कभी बोलना। आई विल अरेंज, जहां पे भी मैं रहूंगा, आई विल एटलीस्ट टेक अ ऑनलाइन डेमो सेशन फॉर यू ऑल, डोंट वरी। सो देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग, बट वो बात की बातें हैं। अभी के लिए तो हमें क्या समझना है? अभी हमें समझना है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स, राइट? सो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, राइट? क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, थाइलैकॉइड्स, ग्रेनास, राइट? भूल गए या याद है? कितना मजेदार है, स्ट्रोमा। और वहां पे कहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, राइट? उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हमने टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखे, टू मेन फेजेस। कौन से? फिर से बता दो मुझे। लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल,
दूसरा नाम लिखता हूं मैं, सो दैट आपको लर्न हो जाए ये नेम्स भी फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, इट इज केल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक फेज, दैट इज डार्क, विच इज लाइट इंडिपेंडेंट डार्क फेज, राइट। आपको याद है ना या भूल गए? अगर भूल गए हो तो मैं थर्ड टाइम रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पक्का इस पे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बार रिवीजन लिया है, आपको इससे पता होना चाहिए कि अमित सर रिवीजन क्यों बोलते हैं इतना, कि रिवीजन का उतना इंपॉर्टेंस है आपकी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म करने में। मैंने आपको ब्रेन जब पढ़ाया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ अवर ब्रेन वर्क्स, हाउ अवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड वर्क्स, and how the information read repeated revisions to make it concrete inside your brain cells, and long term memory hippocampus again helps to reroute the different information whichever you are gathering in physics, chemistry, mathematics or anything. So इन सबको अच्छे से कलेक्ट करके वो डिकोड करता है और फिर एग्जाम में हम रिकॉल कर पाते हैं। सो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगाना है लगा लो, इट्स मच मच इंपॉर्टेंट। सो फटाफट बता दो मुझे फेज 1 और स्टेप 1 लाइट डिपेंडेंट, जिसमें कि लाइट आएगा, वाटर भी लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगा और इसके जो प्रोडक्ट है एटीपी एंड NADPH, ये दो प्रोडक्ट है, राइट। ये दोनों प्रोडक्ट यूटिलाइज होंगे कहां पे? डार्क फेज में, सेकंड स्टेप में, राइट। केल्विन साइकिल बोलते हैं इसे, याद रखना है केल्विन साइकिल। नाम अगर एग्जाम में पूछे तो इट इज नथिंग बट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या है ये? लाइट इंडिपेंडेंट। याद आ रहा है ना? अब कितनी बार, पिछली बार भी रिवीजन लिया था, इसके पहले पढ़ा था हमने, मैं बार बार बता रहा हूं आप, इसलिए भूलना नहीं है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है केल्विन साइकिल ने यूज किए और इसके साथ क्या बनाया केल्विन साइकिल ने? ग्लूकोज फाइनल एंड प्रोडक्ट, दैट इज ग्लूकोज और स्टार्च भी बोल सकते हो आप, ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें यूज क्या हुआ था? इसमें यूज हुआ था CO2। CO2 इज यूज्ड इन व्हाट? फेज 2। कार्बन फिक्सेशन रिएक्शंस होती है और वो जो कार्बन है CO2 का, वही आगे ग्लूकोज में आएगा, C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, मोनोसैकराइड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट सो फार? सो एग्जाम के लिए ये इतना क्रूशियल है, मैंने सब डिटेल में नोट्स में लिखवाया है। आई होप इसे मैंने जितने स्टार मार्क्स देने आप नोट्स में दे दो, और आई होप आप आंसर कर रहे हो। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इतनी बार बोलने के बाद आप इसे भूलोगे नहीं, राइट बच्चों? वेरी गुड। चलो क्विकली, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने लास्ट टाइम इन डिटेल देखा था। इसमें 2 टाइप्स के फैक्टर्स है। कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल यानी जो प्लांट्स के अंदर है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स। और ये इतने आसान एक्सपेरिमेंट है, 6th या 7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे बोलेगा सर ये बच्चों वाला है यार, इसमें क्या पढ़ा। आई विल जस्ट टेल यू द की पॉइंट्स एंड की एरियाज, क्योंकि आज के सेशन में कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल टफ नहीं है, सब कुछ आसान आसान चीजें, क्योंकि हमने रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट सेशन 4 में जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसको बहुत टाइम दिया है। बार बार मैंने आपको इंफेसाइज कर करके उसको बम्बार्डिंग करके आपके ब्रेन में उसे पक्का कर दिया है। अगर आप फोकस्ड हो और अगर आप उसी दिन रिवीजन कर रहे हो तो आपको समझेगा कि ये कितने अच्छे से हमने पढ़ा है। इससे बेटर प्लांट फिजियोलॉजी समझने का कौन सा वे हो सकता है? आप अपने मन को पूछना। नो, नॉट एट ऑल। और कुछ डाउट्स है तो आप पूछते ही नहीं हो यार, आप टेलीग्राम पे पूछो, आई एम ऑलवेज रेडी। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग, इमेजेस कुछ भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, सेहल सर को पूछो अगर डाउट है तो। नहीं है तो आई एम एज्यूमिंग दैट आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, राइट है तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बाद में जब रिवीजन सेशंस हो गए तब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तब अगर आप डाउट्स लेके आए तो आई विल नॉट मच एंटरटेन। हाँ, अगर मुझे रिलेवेंट लगा तो मैं डाउट्स को देखूंगा डेफिनेटली उसके बाद भी, बट अगर आपको इजी क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे देन इट विल बी टफ फॉर यू, बिकॉज आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। सो दैट्स व्हाई अभी से ह्यूमन बॉडी की 3 चैप्टर्स की रिवीजन करो, जो 3 सिस्टम्स हमने देखे, एंड उसके बाद प्लांट को भी रिवीजन शुरू कर दो। जो सीक्वेंस में पढ़ा है उसी सीक्वेंस में रिवीजन के साइकिल्स होंगे आगे जाके, जो भी सेशंस होंगे, राइट। सो एनीवेज वो बात की बात है, अभी तो हमें सिलेबस कवर करना है, राइट। तो ये होते ही हम एनिमल किंगडम में यानी ह्यूमन बॉडी में फिर से जंप करेंगे। और ह्यूमन बॉडी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें इसके बाद, याद है आपको चैप्टर्स के नाम?
तो हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। दो बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े मजेदार है, टाइम लगेगा बट इट विल बी अ सुपर फन सेशन, बहुत ही मजे करने वाला है। रिप्रोडक्टिव तो शायद आपके सिलेबस से हटा दिया, तो अब तो क्या सिर्फ दो सिस्टम बचे, बड़े हैं, इट विल टेक अ टाइम बट डेफिनेटली विल कवर अप सूनर, जैसे भी हो जाए, राइट? आर यू ऑल गेटिंग? आर यू ऑल एक्साइटेड? वेरी गुड। सो इंटरनल फैक्टर्स को हम आज पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट? बट तब तक मुझे एक्सटर्नल बता दो यार। एक्सटर्नल तो मैंने बता दिया था आपको, क्या क्या आते हैं नाम तो बता दो एक्सटर्नल फैक्टर्स में। फर्स्ट इज लाइट इंटेंसिटी, सेकंड इज कार्बन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। याद है लाइट में कैसा ग्राफ है, सीधा ऊपर जाता है, फिर 0.02% ऑफ CO2 पे वो वहां पे प्लेट्यू आ जाता है, स्टेबिलिटी। और उसके बाद अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा और CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.02 ही है, 0.02%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे प्लेट्यू बना रहेगा ऐसा, राइट? अगर आप इसे इंक्रीज करो टू व्हाट, टू 0.05% ऑफ CO2, तो क्या होगा, तो यहाँ पे और एक पीक आगे प्लेट्यू आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन प्लेट्यू तो आना ही है। सो ये एग्जाम में एग्जैक्ट आपको S' एंड S" इसके वैल्यूज याद रखने हैं और वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने अपने से ड्रॉ किया है सो दैट आपको रिकॉल हो एग्जाम में अच्छे से, राइट? तो फिर से सेशन देखना अगर कंफ्यूजन है तो, बड़े इजीएस्ट वे में हमने उसे समझा। बाद में हमने देखा टेम्परेचर। टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है, कौन बताएगा मुझे? स्मॉल ग्राफ अगर ड्रॉ करूं मैं तो इट विल बी लाइक दिस, अ बेल शेप, यानी ऊपर जाता है, देयर विल बी ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद डाउन आएगा क्योंकि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट का डिसइंटीग्रेशन होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? एंजाइम्स के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर लगता है, क्योंकि विदाउट एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन, जो भी हमने केल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन देखे, उसमें जो जो एंजाइम लगते हैं, हमने एंजाइम के नाम नहीं देखे क्योंकि वो 11th-12th के लेवल का है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है ऊपर ऊपर का, अननेसेसरी क्यों मैं आपको बताऊं? आई कैन टीच यू एनीथिंग राइट नाउ बट इट इज नॉट नीडेड, देन व्हाई टू गो? 11th-12th में जिनको बनना है वो देखेंगे डिटेल में, अभी तो आपको 10th के लेवल पे इट्स मोर देन इनफ। इज दैट क्लियर? फोर्थ था वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट भी जरूरी है, 1% भले ही यूज हो बट उतना चाहिए। अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाए ट्रांसपिरेशन से तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? सो ए है एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब बी है इंटरनल फैक्टर्स। सो कम ऑन एवरीवन, ये सब कुछ क्लियर हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, सनलाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? लेट्स बिगिन। Everyone give the heading as internal factors. Come on. काफी आसान है, बच्चों वाले हैं, बट आपका फोकस बना होना चाहिए, राइट? चलो एवरीवन, सबने इंटरनल फैक्टर्स दे दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम क्या देख रहे हैं? ब्रैकेट में लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी रेट यानी कितना ज्यादा होगा या कम होगा, किस स्पीड में होगा और कैसे होगा, अप और डाउन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो बता दो मुझे इसमें कितने फैक्टर्स है? इसमें ना बच्चों टोटल 3 फैक्टर्स ही स्टडी करने हैं हमें, टोटल ओनली 3 फैक्टर्स। आप बोलोगे बड़ा आसान है। फर्स्ट इज क्लोरोफिल, लिख लो, चार्ट बना लो ऐसा। सेकंड है प्रोटोप्लाज्म। ऐसे जब बनाते हो ना एग्जाम में इतना मजा आता है, जब आप रिवीजन करोगे नोट से, आप देखोगे इतने फास्ट रिकॉल होगा आपको एग्जाम पेपर में, ऐसे के ऐसे आपके नोटबुक में लिखा हुआ याद आएगा। फर्स्ट क्लोरोफिल के बारे में लिखना है, सेकंड प्रोटोप्लाज्म के बारे में लिखना है, एंड थर्ड इज व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बड़ा आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, राइट? अब क्लोरोफिल में क्या होता है उसमें हम देखेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे अफेक्ट करती है, राइट? स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक को समझना है। क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, राइट? स्टार्टिंग विद क्लोरोफिल। ओके, फर्स्ट इज क्लोरोफिल। हेडिंग दे दो फटाफट, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जोश। बीनू और बल्लू का कितना जोश था यार, बीनू बल्लू की तरह। अब बबली आंटी को भी मिले थे हम, राइट? तो वो भी कितनी जोशीली थी, उन्होंने क्या ब्राइट एकदम फेस के साथ हमें हाई किया था और उन्होंने ऑक्सीजन और उसका हमें सिखाया था, राइट?
तो यार वो भी हमें हेल्प कर रहे, तो हमें जोश तो लाना पड़ेगा बच्चों यार। ऐसे बस अभी लॉकडाउन कब होगा, अब तो टेंशन बढ़ रहा है, अब तो एग्जाम्स आ रहे हैं 10th के पास में। मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने तो टीचर्स का फॉलो नहीं किया, हमने तो जो जो हमें पढ़ाते हैं एकेडमी में एसएसआर में हम उतना पढ़ते नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, तो फिर कैसे होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा ना। अभी भी टाइम है, जाग जाओ बच्चों, जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा। तो अब समझो कि एक नई सुबह आज से और पढ़ेंगे, अब तक नहीं ज्यादा पढ़ा चलेगा, अभी भी यू हैव टाइम। नाउ इट्स अक्टूबर, इट्स ओके, अभी अक्टूबर मंथ है, फिर भी आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू डू, बिकॉज आपने सुना तो है, नहीं पढ़ा है बुक में, इट्स ओके, अभी से पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, 8 10 आवर्स 12 आवर्स पोमोडोरो टेक्निक के साथ पढ़ते रहो, बड़ा मजा आएगा। ओके, और इसके साथ आप ब्राइट रिजल्ट के साथ इमेजिन आपका रिजल्ट, मैं तो इमेजिन करता हूं आप सबका 10th बोर्ड का रिजल्ट 95% से ज्यादा आया है और हम सब पार्टी कर रहे हैं, धूम, आई एम सो हैप्पी इन पुणे, वाओ, वो दिन क्या मजेदार रहेगा। वी आर टेकिंग सेल्फीज, फोटोज एंड वी आर सो हैप्पी, राइट। तो इसलिए हमें बिल्कुल, और आप सबसे ही ट्रीट लेने वाला हूं मैं पार्टी, क्योंकि इसलिए अगर आप चाहते हो अमित सर को पार्टी देना है तो बहुत अच्छे से पढ़ो, आपके रिजल्ट की पार्टी करना है हमें ज्यादा। अभी से ऐसे पॉजिटिव चीजें सोचो कि नहीं मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैं पॉजिटिव, ये आपका बिलीफ सिस्टम एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, राइट। दिस इज अ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन व्हिच विल गिव अ सिग्नल इन यूनिवर्स एंड व्हिच विल हेल्प यू टू मेक दैट फर्दर स्टेप्स, टू टेक दोज फर्दर स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। शॉर्ट गोल्स, शॉर्ट टाइम टेबल्स के साथ हमें पढ़ते रहना है, राइट, वेरी गुड। और आप देखोगे बायोलॉजी तो आप इतने बढ़िया से करोगे अगर आप सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हमने इतने विजुअल्स इतने ब्यूटीफुली पढ़ा है बच्चों, ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द बेस्टेस्ट वे टू लर्न बायोलॉजी। इतना तो तब टेक्नोलॉजी हमारे वक्त था भी नहीं, तब भी हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले, यू हैव एड ऑन बेनिफिट्स, राइट। हाँ, इंटरेक्शन नहीं है, आई एग्री टोटली कि अभी आप नहीं देख पा रहे हो, क्लास फेस टू फेस क्लासेस नहीं है, बट एटलीस्ट हम इमेजेस के साथ तो पढ़े, इसके बाद कभी ना कभी तो इंटरेक्शन होगा हमारा फ्यूचर में, राइट। सो लेट इट बी, वो बात की बात है, अभी हमें पढ़ते रहना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो मैंने ये स्लाइड पहले भी दिखाया आपको, मैंने एक चीज कहा था आपको, हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में रूट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन देखा, इफ यू रिमेंबर। तो अगर ये एक क्लोरोफिल है, देखो ये एक लीफ है, क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्राना और थाइलेकोइड्स के स्पाइल्स है और स्टैग्स है, इनके अंदर का एक पिगमेंट छोटू सा मैंने लिया और उसको मैंने केमिकली रिसर्च लैबोरेटरी में स्टडी किया, तो मुझे एक केमिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, डोंट वरी, ये नहीं पूछेंगे, जस्ट फोकस जो मैं बोल रहा हूं। तो कार्बन, नाइट्रोजन सब कुछ सॉइल से चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर लीफ को बनाना है। तो इसके सेंटर में ये क्या है, देखो मैग्नीशियम, Mg इज मैग्नीशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट MCQ भी पूछ सकते हैं। द मिनरल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच फॉर्म द कोर ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, इज दैट क्लियर। सो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कॉजेस लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मैंने क्या बोलना है आपको, देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉजेस लॉस ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल। You agree or not? Yes or no? Come on, tell me. Hence, अगर लॉस हो गया तो hence the drop in trapping solar energy. Hence the drop यानी डाउन एरो in trapping देखो बच्चों, look here, focus. इमेजिन कि सॉइल में मिनरल्स नहीं है, मैंने ऐसे सॉइल लिए गार्डनिंग करते वक्त, जस्ट फोकस, उसमें मिनरल्स न्यूट्रिशनल नहीं है, तो आगे जाके प्लांट बड़ा होगा तो उसके लीफ हेल्दी बनेंगे क्या, उसके अंदर फ्रूट्स लगेंगे क्या, नहीं। इसलिए मिनरल लाइक फुल ऑफ मिनरल वाला सॉइल प्रॉपरली चाहिए। कभी कभी फार्म्स में दे यूज हर्बिसाइड्स और व्हाट दे कॉल इट एज डिफरेंट केमिकल्स विच आर हेल्दी, वी कॉल इट एज मैन्योर, तो वो डालते हैं सॉइल में, राइट। उसमें डिफरेंट केमिकल्स, आर्टिफिशियली भी जो फार्मिंग करते हैं उनको आइडिया होगा, जिनके घर में फार्म होगा, राइट, आप में से भी। तो उस हिसाब से आगे जाके ये छोटू से पिगमेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल है जो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, फिर इंडिपेंडेंट होगा। अगर यही नहीं है तो कैसे होगा, ये आगे का नहीं होगा, सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, राइट। सो क्लोरोफिल
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मिनरल कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो जब कभी लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल नहीं बना अच्छे से तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल, बोलो मुझे, कम ऑन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, राइट। अगर लॉस हुआ तो, और अगर अच्छा रहा क्लोरोफिल, यानी मिनरल्स मिले, क्लोरोफिल अच्छे से बन गया, तो वो भी अच्छे से होगा। दिस इज इंटरनल फैक्टर ना, लीफ के अंदर है। तो फर्स्ट एग्जाम में क्या लिखोगे आप, क्लोरोफिल, वेरी गुड। सेकंड बोलो मुझे क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है बताओ मुझे। कोई भी सेल हो प्लांट का, अगर सेल, कोई भी सेल ले लो आप प्लांट का, मैंने कहा था न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है विच इज सेमी परमिएबल, हमने देखा है, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस होता है। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता। ऐसे रिवीजन करते रहना, जब पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में आपके डिफरेंस आना चाहिए कि एनिमल सेल से एक्स्ट्रा फीचर क्या है। जब मैं पढ़ूंगा प्लांट सेल, आई शुड बी अवेयर कि इसमें सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, हम में सेल वॉल नहीं होता है, मेरे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर नो। ये सेल वॉल जो फीचर है ये सिर्फ प्लांट सेल का है, और बाकी जो लो ऑर्गेनिज्म है। तो आपको याद रखना क्या है कि न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने ऑलरेडी बोला था आपको प्रोटोप्लाज्म। तो मेसोफिल सेल हो, गार्ड सेल हो, जो भी हो, हर एक के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता ही। सो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजन, अगर प्लांट के कोई भी सेल में डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर, लिख लो, लॉस ऑफ वाटर। कम ऑन एवरीवन, नोट्स में लिखते रहना, आई विल एक्सप्लेनिंग। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी इसके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट तो क्या होता है, वाटर होता है, राइट। फॉर सम रीजन, फॉर सम रीजन क्या होगा बताओ मुझे। reduces the rate of, reduces याद रखना है, the rate of, सिंपल इतना ही लिखना है एग्जाम में, rate of photosynthesis। आप ही बताओ मुझे, अगर गार्ड सेल में भी प्रोटोप्लाज्म कम हुआ तो गार्ड सेल ओपन होंगे क्या, नहीं होंगे, CO2 नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। या फिर बाकी सेल्स में भी कम हुआ तो देयर विल बी इनफ वाटर फॉर टू कम इनटू द स्टोमेटा एंड टेक इट थ्रू द इम्बाइबिशनल फोर्सेस और डिफरेंट फोर्सेस। नो, प्लांट के पास ही वाटर नहीं है तो गार्ड सेल के पास कैसे आएगा। प्लांट विल शट डाउन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एज वेल एज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 नहीं आएगा, और CO2 नहीं है तो कैसे होंगे फेज 1 फेज 2। फेज 2 के लिए तो कार्बन फिक्सेशन यानी ग्लूकोज बनाना है। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये सब कुछ आपके ब्रेन में आना चाहिए। हमने बड़े ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो हमें भूलना नहीं है, ये सब चीजें याद रखना है, राइट। ये क्लियर, डिक्रीजेस द, रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन वन मोर थिंग, दूसरा पॉइंट क्या है बोलो मुझे। सेकंड इज सिमिलरली द एक्यूमुलेशन, सिमिलरली अगर एक्यूमुलेशन हुआ, द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज शुगर्स और स्टार्च, जो भी है, अगर ये एक्सेस हो गया एक्यूमुलेशन सेल के अंदर इनसाइड प्लांट सेल तो क्या होगा, अल्सो रिड्यूसेस, इट अल्सो रिड्यूसेस द रेट। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन भी अच्छा होता है क्या प्लांट में, हेल्दी वर्किंग नहीं होगा ना प्लांट का। जितना ऑस्मोसिस के लिए इट्स ओके, बट एक्सेस हो गया तो सभी प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, ना कोई प्रोसेस होगी इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस या कुछ भी, और उसके साथ सब कुछ फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी अंदर के जो प्रोसेसेस रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स आर स्टार्च, दे आर सॉल्यूट्स, दे विल डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोसेसेस एज वेल, जितना चाहिए उतना ही। और एक्यूमुलेशन से नेगेटिव फीडबैक भी मिलेगा कि ऑलरेडी इतने कार्बोहाइड्रेट है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करना। तो जो भी रीजन हो, जिस वजह से भी एक्यूमुलेशन हुआ, इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लिखा है जो कि टेक्स्ट बुक में दिया, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, हमेशा करता ही हूं। इज दैट क्लियर? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब थर्ड चीज बताओ मुझे क्या है, बड़ी आसान है ये, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। इसमें क्या हो सकता है, अब आप ही सोचो, इतना आसान है ये। मैंने बोला ना आज के सेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान देना है। एक्सपेरिमेंट्स भी इतने आसान है, आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी। सो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ये अगर एक लीफ है,
तो जो भी थिकनेस ऑफ क्यूटिकल है, इसके ऊपर जो लेयर है, क्यूटिकल इज द लेयर अबव अपर एपिडर्मिस, द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल राइट ना, लेयर्स याद है ना, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस, उसके अंदर स्टोमेटा, लोअर पे वेंट्रल एरिया पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन का भी फिर से रिकॉल करके दे रहा हूं, याद करते रहो जब आप घर पे पढ़ो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द वे एज वेल। टीचिंग के वक्त मैं आपको बताता हूं कि घर पे मैं कैसे थॉट प्रोसेस से पढ़ूंगा, आपको कैसे बायोलॉजी को पढ़ना है। बार बार पिछली चीजों को रिवाइज करोगे तो एग्जाम में आपको लगता है अगर आप ये पॉइंट भूल भी गए रिवाइज करना 2 दिन पहले तो आपको याद नहीं आएगा। नो, बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट इन प्रॉपर वे, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिविजन, आपको रिकॉल होना ही है। देयर इज नो एक्सक्यूज और देयर इज नो रूम कि आपको रिकॉल ना हो। सो प्लीज प्लीज फोकस, राइट। The thickness of cuticle, the distribution of stomata, the distribution of, एक के नीचे एक लिखो, of stomata, यानी थिकनेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट एनर्जी नहीं आएगा। कम ट्रांसपेरेंट है तो ही अच्छे से, हमने देखा ना फैक्टर्स विच एडेप्टेशन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में हमने देखा क्यूटिकल शुड बी ट्रांसपेरेंट, थिन होना चाहिए। थिक है तो कम लाइट आएगा, कम फोटोसिंथेसिस होगा। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या याद रखना है आपको, बोलो मुझे। स्टोमेटा, इसमें अगर कम है स्टोमेटा और जहां पे कम एरियाज में है तो वहां पे कम होगा, ज्यादा है तो CO2 ज्यादा आएगा। एंड द साइज ऑफ लीफ, एंड द साइज ऑफ लीफ ऑल्सो, ज्यादा सरफेस एरिया है, ब्रॉड है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। All they influence the amount of light, all of this, याद रखो ये 3 चीजें, influence the amount of light, the amount of light entering and the amount of CO2 entering inside the leaf. All they influence the amount of light and amount of CO2. Is that clear? एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये याद आना चाहिए। सिंपल चीज है, मैंने बोला है लाइट एंटर कैसे होगी, ज्यादा थिक रहा तो क्यूटिकल, इट शुड बी थिन। एडेप्टेशन के पॉइंट्स को ही हमें रिलेट कर करके यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जैसा भी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना CO2 अंदर आ रहा है, जैसे ओपन होंगे कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है, कौन से एरिया में है, लोअर अपर, right? And size of leaf, definitely surface area. Is that clear? Very good. Okay, चलो तो हमने फैक्टर्स फिनिश कर लिए हैं। अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस 100% क्वेश्चन पूछते, दे आर वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूल जाते हो तो प्रॉपर रिवाइज करना। ओके, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्लाइड। एक तरफ है डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग सन, एक तरफ है डस्क यानी इवनिंग एंड मूनलाइट। इज दैट क्लियर? ट्विलाइट। So this is dawn and dusk. What is dawn to dusk? Dawn, 1 minute. Dawn to dusk. You know dawn, early morning हम बोलते हैं ना, dawn is the term or English word we use for the beautiful mornings and sunrise, and dusk is sunset and evenings, right? और उसके बाद so dawn to dusk क्या बोलना है मुझे आपको, देखो एक ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट थिंग आपके टेक्स्ट बुक में दी है जो मैं आपको समझाऊंगा। dawn to dusk, natural changes in environmental conditions and photosynthesis. What? Dawn to dusk, natural changes in environment के कंडीशन में, environmental conditions and photosynthesis क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ मुझे। चलो देखो, in every period of 24 hours plants are subjected to regular cycle of changes in light intensity, right? अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट सनराइज के वक्त थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे आफ्टरनून तक फुल सन, आफ्टरनून का सन कैसा होता है, एकदम तेज धूप होती है, राइट? हॉट क्लाइमेट ड्यू टू प्रॉपर सन इज हैज राइजन, राइट? सो उस वजह से क्या होगा, प्रॉपर इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीजेस फ्रॉम dawn to midday यानी 12 PM in the afternoon. It declines as dusk approaches. Plants like other organism respire
टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, हम सभी ऑर्गेनिज्म इस टाइम में जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं टिल इवनिंग, जब तक सन है, तो वो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं और O2 को हम एक्सेप्ट करते हैं। याद है ना, बबली आंटी ने हमें बताया था जब वो गार्डनिंग कर रही थी फ्लैट में, राइट, बीनू का मम्मा। सो इन लाइट द इफेक्ट्स ऑफ दिस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी आर मास्क्ड। अब क्या होता है, ये जो हमने देखा डे टाइम में, फ्रॉम डॉन टू मिड डे, dawn to midday, that is 12 p.m. to evening, right, dusk. So इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होगा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों चीजें प्लांट में भी होगी। हम जैसे रेस्पिरेशन करें, जो O2 रिलीज होता है वो प्लांट भी लेंगे, राइट। प्लांट को अपना खुद का भी रेस्पिरेशन करना है, ग्लूकोज का, उन्हें भी एनर्जी चाहिए, तो जो O2 वो बाहर रिलीज कर रहे हैं, कुछ O2 वो अंदर भी ले लेंगे, राइट, बट बहुत कम रहता है, अंदर ज्यादा नीड नहीं होता है। मेजॉरिटी विल बी नेट आउटपुट। सो द इफेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी आर मास्क्ड बाय दोज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना फोटोसिंथेसिस होता है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के इफेक्ट मास्क हो जाते हैं। देयर इज नेट आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हमें लगता है कि प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो अपने रेस्पिरेशन के लिए O2 भी लेते हैं। नेट आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इन लाइट, नेट आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आया? तो जितना चाहिए, फिर से सुनो, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेना है, O2 छोड़ना है, बट O2 हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बट प्लांट को भी खुद का रेस्पिरेशन करना है। आपने 9th में टॉपिक पढ़ा था, 9th ICSE में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अगर लीफ है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस तो करेगा, बट जो O2 है उसके जो भी ग्लूकोज बनेगा उसका ऑक्सीडेशन भी करेगा। बट O2 बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा तो रिलीज ही करता है प्लांट थ्रू स्टोमेटा, राइट। So in darkness the respiration alone is responsible for changes in the gaseous composition. अब डार्कनेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन अलोन होता है, फोटोसिंथेसिस तो है नहीं। हाँ, कुछ प्लांट में होता है, दे आर डिफरेंट प्लांट्स, राइट, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन की। जनरल जो आपको वो 11th 12th में नीट में पढ़ेंगे आप। इन डार्कनेस द रेस्पिरेशन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन गैसियस कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, राइट। नाइट में क्या होगा, नाइट रेस्पिरेशन अलोन मार्कर को क्या हो गया है, ओके, रेस्पिरेशन अलोन इज व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट, एनवायरमेंटल और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, चेंजेस इन gaseous composition of surrounding, राइट। तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा प्लांट ले लेंगे क्योंकि उनका रेस्पिरेशन तो चालू ही है, राइट, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं, और CO2 जो रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज हुआ वो भी होगा, बट वो मास्क हो जाता है डे टाइम में। तो आपको उस बॉक्स के थ्रू बस यही बताया कि डॉन टू डस्क हाउ ब्यूटीफुली द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड फोटोसिंथेसिस वर्क्स and their effects we can analyze, right? समझ में आया कितना ब्यूटीफुल स्लाइड है ये, ओके, वेरी गुड। अब वन मोर थिंग, फोटोसिंथेसिस एट नाइट आपके लिए न्यू है, आई नो, और इसके डिटेल्स भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जो दिया है टेक्स्ट बुक में उतना मुझे आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा इन डिटेल, सो दैट जब आप पढ़ो टेक्स्ट बुक से आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एट नाइट? सर आप बोलोगे सर नाइट में तो लाइट ही नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, अब तक तो हमने डेली सीखा है, अब ये क्या नया लेके आया? तो ऐसा भी होता है कुछ प्लांट्स में, वो क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, लिसन। और आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे एग्जाम में, पूछा तो भी एक दो चीजें पूछेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उससे आगे 11th 12th के लेवल का उसके साइकिल्स के डिटेल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, वो सब कुछ 11th 12th में NCERT बुक्स में नीट में पूछते हैं। इट इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर फॉर नीट एग्जाम। तो जब कभी आप नीट के लिए पढ़ो, डॉक्टर बनना है आपको, तो याद रखना मेरी आपकी बात है कि इस पे 100% क्वेश्चन पूछते हैं। कैम पाथवे, यहाँ पे हम क्या देखने वाले, कैम पाथवे। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको ये क्या है एग्जैक्टली, राइट, 100%, बट नीट का, नीट लिखा है मैंने, नीट एंट्रेंस 11 12 जिनको डॉक्टर बनना है। अभी आपको सिर्फ ब्रीफली दिया है 2-4 लाइंस जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आपको आइडिया तो आए कि कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। विदाउट कॉन्सेप्ट मैं कभी आपको नहीं पढ़ाता हूं, सो कॉन्सेप्ट शुड बी
लाइक देयर, सो दैट आपको अच्छे से समझे। अब एग्जैक्टली नाइट में फोटोसिंथेसिस यानी क्या? डेफिनेटली लाइट तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ प्लांट्स में होता है। ये किस में होता है पहले हम देख लेते हैं। लिसन, सम डेजर्ट प्लांट्स जैसे राजस्थान हो या फिर हॉट एनवायरमेंट, आपको पता होगा जयपुर राजस्थान, और जहां पे बहुत धूप होती है, फुल ऑफ डेजर्ट्स, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे में प्लांट सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको भी तो फूड चाहिए ग्रोथ के लिए। तो ये तो ब्यूटी है नेचर का, हम समझेंगे कि होता क्या है। सम डेजर्ट प्लांट्स एंड इपीफाइट्स, राइट, इपीफाइट्स भी होते हैं, सो आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन, आर एबल to release oxygen even during the night, अरे अब तक तो हमने क्या देखा, अभी हमने डॉन टू डस्क में क्या देखा कि नाइट में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 को बाहर छोड़ते हैं और O2 को ले लेते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं है। तो फिर अब ये क्या हो गया जनरली, तो कुछ प्लांट CO2 को रात में भी लेते हैं, जनरली तो प्लांट नहीं लेते क्योंकि CO2 नॉट नीडेड ना, स्टोमेटा आर क्लोज्ड एट नाइट, राइट। तो CO2 अंदर कैसे आएगा रेस्पिरेशन के लिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी कैसे होगा? और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं यानी CO2 ले रहे यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले, कैसे एग्जैक्टली है क्या? एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, आगे सुनो, एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट, कुछ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस using a different pathway called as CAM pathway, और प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम? CAM प्लांट्स। अब क्या CAM का लॉन्ग फॉर्म क्या है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अब इसमें पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। इन प्लांट्स में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस के कुछ रिएक्शन हो जाते हैं जो कि जनरली हमारे यहाँ पे एरिया में जो मिलते हैं उनमें नहीं होते। हाँ, ये कुछ प्लांट्स होंगे तो उनमें जरूर होगा। आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, लुक एट दिस प्लांट। इमेजिन कि ये किसी का फ्लैट है पुणे सिटी में, और आपने ये प्लांट को पहचाना क्या? बोलो पहचान, कौन हूं मैं? ये प्लांट पूछ रहा है, बताओ एनीवन। देखते हैं कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्लांट्स को। मैंने शायद बताया होगा ये, और आपको पता होना चाहिए यार बच्चों, नेचर के बारे में समझो, नेचर से प्यार करना सीखो, प्लांट से। नेचर गिव्स अस सो मच। हम एंड में सीखेंगे सेशन के एग्जैक्टली मुझे क्या मैसेज देना है आपको एट द एंड ऑफ दिस प्लांट फिजियोलॉजी एंड व्हाटएवर 3 टॉपिक्स वी हैव लर्न्ड सो फार, राइट। सो दिस इज एलोवेरा। अरे यार बच्चों क्या करते हो आप, पहचानते नहीं हो? कुछ बच्चों ने दिया होगा आंसर, आई एम डैम श्योर, बट कुछ ने तो आप सोच रहे हो ये क्या है, ये किसी के घर पे विंडो के पास में रखा है। अब एलोवेरा के कितने बेनिफिट है अब वो मैं नहीं बताऊंगा। अब एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल तो आपके ममाज या सिस्टर सबको पता होगा, जो ज्यादा स्किन के लिए रिलेटेड है तो वो तो एलोवेरा घर में प्लांट करते, तो किसी ना किसी को तो पता होगा। तो एलोवेरा किसके अंडर आता है? दिस इज वन ऑफ द कैम प्लांट, एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट, एग्जांपल। देयर आर मच मोर जो प्लांट के, बट एग्जांपल जो मेन एग्जांपल है वो आगे बताऊंगा मैं, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, बट जो टेक्स्ट बुक में दिए वो एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। तो एलोवेरा, और कौन सा है? तुलसी, सबको पता है तुलसी। देन नीम एंड पीपल, ये भी है, बट मेन एग्जांपल में आगे बताऊंगा। दीज आर कैम प्लांट्स, राइट। समझ में आया आपको? राइट, एग्जाम में पूछा तो इनमें क्या होता है स्पेशली ये एलोवेरा, तुलसी, नीम एंड पीपल को साइड में रखो अभी। मेनली तो डेजर्ट में जो होते हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको, जिनमें कैम पाथवे होता है। सो एलोवेरा में ये क्या होता है, नाइट में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है और CO2 लेता है, और इसके अंदर कैम पाथवे होता है। अब कैम क्या है पहले ये बता देता हूं। आप बोलोगे सर कैम लगा रखा है, व्हाट इज कैम? सो कैम का लॉन्ग फॉर्म है कैम, लिख लो एवरीवन, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्रैशुलेशन थोड़ा सा टफ है, बट इट्स वन ऑफ द एसिड फॉर्म्ड इन द मेटाबॉलिक पाथवे। क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, कैम पाथवे। लॉन्ग फॉर्म लिख लिया सबने? देखो 11th-12th में तो हेल्प करेगा। अभी भी अगर एग्जामिनर को लगा कि चलो पूछ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चन, तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है वो? कैम पाथवे का लॉन्ग फॉर्म।
उससे ज्यादा नहीं। और एग्जाम्पल जो मैंने बताया। अच्छा देखो, कैम प्लांट्स यानी जिनमें क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये एक फोटोसिंथेसिस का एक अलग पाथवे है, उसके डिटेल्स 11 12 में, डोंट वरी, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। उसमें क्या होता है, CO2 जब लेते हैं तो एक मैलेट एंड ऑल दैट स्टफ के थ्रू एक कंपाउंड बनता है, बाद में उसका आगे जाके फर्दर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये रात में होता है CO2 जब आता है तो, राइट। तो कैम प्लांट्स कौन कौन से देख लो, कैक्टाई, ये कैक्टाई देखते हो आप डेजर्ट्स में, जहां पे हॉट क्लाइमेट्स में देखते हो। सक्यूलेंट्स, देन पाइनएप्पल, सबसे कॉमन एग्जांपल, दीज आर कैम प्लांट्स, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो इनमें क्या होता है, कैक्टाई तो मैंने ऑलरेडी बताया था, दे आर डेजर्ट प्लांट, हमने ट्रांसपिरेशन में देखा था। कैक्टस, इनमें क्या होता है बताओ मुझे यार। बच्चों आप आगे का पढ़ा है तो पिछले टॉपिक भूल जाते हो यार। एडाप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें लॉस ऑफ लीव्स, कैक्टाई, बीनू का एग्जांपल भी था, बीनू को स्क्रीन में रखा था कि अरे ये कैसे हो गया स्पाइन जैसे। सो सम लीव्स का क्या होता है, दे जस्ट देयर आर लीव्स एंड अप्स एंड दे चेंज्ड इनटू स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे प्लांट्स में। कैक्टस बोलते हैं उसे, जनरली डेजर्ट्स में होते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। अगर एक लीफ बड़ा है तो ज्यादा होगा ना, तो इसमें क्या होगा, ऐसे प्लांट में क्या होगा, ऐसे कैक्टस में स्पाइन्स जैसे लीव्स बन जाते हैं। तो क्या होगा, कम स्टोमेटा होंगे, कम ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि हॉट वेदर में अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो फिर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो सरफेस एरिया कम कर दिया, राइट। सो दिस इज कैक्टाई। क्यों हुआ है ये बताओ मुझे अभी, चलो एनीवन हियर? This happens because water loss is a major limiting factor for plant growth. So to prevent transpiration, तो ये तो मॉडिफिकेशन हमने ट्रांसपिरेशन टॉपिक में देखा, राइट। कैक्टाई क्या होता है यहां पे देखो, राइट। तो ये कैक्टाई होता है। तो इनमें कैम प्लांट्स में क्या होगा, द क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे हैज द एडवांटेज ऑफ इसेंशियली इलिमिनेटिंग ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा क्लोज कर दिया तो CO2 दिन में आएगा नहीं, क्योंकि दिन में हॉट क्लाइमेट है। फिर से देखो एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट, ये देखो ये कैक्टस, एग्जांपल्स ऑफ कैम प्लांट, पाइनएप्पल, इतने सारे एग्जांपल है कॉमन, आपको सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में दिया है और एक्स्ट्रा आप कैक्टा एंड पाइनएप्पल एंड यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स। बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे कैम पाथवे, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, लॉन्ग फॉर्म भूलोगे नहीं ना, 12th में जब 11th में आएगा तो आपको याद आना चाहिए कि हमने बेसिक पढ़ लिया था, उसका पीछे का कॉन्सेप्ट। क्यों इनमें फोटोसिंथेसिस एट नाइट होता है, व्हाई फोटोसिंथेसिस एट नाइट, इतना सा है, इस पे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी मुझे आपका रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाना है, होल बायोलॉजी का जो भी 10th में, तो मैं तो पक्का पढ़ाऊंगा। सुनो, many cacti and other cam metabolism plants with cam metabolism, many cacti and just a minute, there is a marker issue many cacti and plants with cam metabolism, जिनमें मेटाबॉलिज्म ये एसिड बनता है, उनमें they open their stomata at night, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब नाइट में क्यों ओपन होना है, क्योंकि दिन में ओपन हुआ तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। इतने राजस्थान में सपोज ये कैक्टस है तो इतनी धूप में वाटर लॉस हो गया तो फिर प्लांट सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर? नहीं। तो नेचर ने क्या किया, स्पाइन जैसा बना दिया कैक्टाई को और स्टोमेटा भी क्लोज कर दिए एंड नाइट में ओपन किया। तो दिन में अगर स्टोमेटा क्लोज है तो क्या दिन में CO2 अंदर आ सकता है? स्टोमेटा का तो मेन रोल है CO2 को अंदर लाना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इनमें दिन में तो CO2 आ ही नहीं सकता ना बच्चों, समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने इनके स्टोमेटा को क्लोज कर दिया और इनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। डिफरेंट प्लांट्स, इवन पाइनएप्पल। देन ऐसे प्लांट्स में क्या होगा बताओ मुझे, ऐसे प्लांट्स में फिर नाइट में CO2 अंदर आएगा, इसलिए हम बोलते हैं जनरली सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में डे में CO2 आता है, और जो भी लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, डार्क फेज, केल्विन साइकिल जो भी होना है वो डे में होता है, बट इनमें नाइट में होता है। इज दैट क्लियर? फुल एंड फाइनल क्लियर होना चाहिए, राइट? एट नाइट and they close them during day and they close them during day, right? So this is the adaptation in arid conditions, right? Desert, hot, इनमें to prevent water loss, and इसलिए रात में CO2 आएगा, एक different pathway होगा। CO2 enters at night through stomata
enters in night during night time through stomata and CAM pathway happens. तो उसमें क्या होता है, CO2 का क्या होता है, वो सब कुछ 11th 12th के लेवल का है, वो नहीं पढ़ेंगे, आपको मुझे रीजन एक्सप्लेन करना था, राइट। सो वाटर इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन हॉट, राजस्थान में जहां पानी नहीं होता तो ऐसे प्लांट में क्या होगा, हॉट में, तो ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने के लिए मॉडिफिकेशन हुआ, हमने ट्रांसपिरेशन में बहुत अच्छे से समझा था बीनू के साथ। अब यहाँ पे भी वही इंटरलिंक करके समझना है कि फोटोसिंथेसिस नाइट में कैसे होगा, तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड पाथवे हैपेंस, इट इज सो ब्यूटीफुल, बट 11th 12th, राइट, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, राइट, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स एंड एरिड कंडीशन, एपिफाइट्स भी होते हैं जो इनमें एबल टू रिलीज, और अगर नाइट में CO2 अंदर आया तो ओपन हो गया स्टोमेटा, तो रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई दे रिलीज ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग नाइट, दैट्स द थिंग, क्योंकि एक्सचेंज तो होगा ना CO2 का, बाद में जो भी होगा ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, राइट, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, अब लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस सिलेबस कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ नहीं है बच्चों वाले, 10 मिनट्स में सब एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इट इज सो इजी। अब 4 एक्सपेरिमेंट सीखने बच्चों, वो इतने आसान है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बच्चों वाले, हमने उसके कॉन्सेप्ट देखे, आयोडीन का स्टार के साथ क्या होता है, हमने सब कुछ प्रीवियस इसमें देखा है टॉपिक्स में, सिर्फ आपको जो कंडीशंस हैं, और क्लोरोफिल नेसेसरी है क्या तो क्या करेंगे, सनलाइट नेसेसरी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है क्या, सिर्फ चेक करना है और कुछ भी नहीं है। बच्चों वाले, लिटरली बच्चों वाले, आप हंसोगे, बोलोगे सर ये क्या, ये तो पढ़ाते नहीं तो भी हमें आ जाता, बट मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ क्रूशियल पॉइंट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। अभी मेरे साथ पढ़ लो तो आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएगा टेक्स्ट बुक में, 10 मिनट्स में 4 एक्सपेरिमेंट्स, फटाफट। चलो क्या है बताओ मुझे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स के लिए देयर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हम क्या करते हैं, डी स्टार्चिंग करते हैं, डी स्टार्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो आगे देखने वाले हमें डी स्टार्चिंग करना होगा। व्हाट इज डी स्टार्चिंग, कौन बताएगा मुझे। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टार्च, a de-starched plant is one, a de-starch, write down, plant is one whose leaves are free from starch। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, डी-स्टार्च करना जरूरी है, नहीं तो वो फॉल्स रिजल्ट देगा आयोडीन के साथ, तो मैं बताऊंगा आगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डोंट वरी। फ्री फ्रॉम स्टार्च, क्लियर, डी-स्टार्चिंग, रिमूवल ऑफ स्टार्च। डिस्टार्चिंग का सिंपल अगर आपको कोई पूछे तो क्या है, रिमूवल, डी मींस निकाल दिया, प्रेफिक्स रिमूवल ऑफ स्टार्च, स्टार्चिंग यानी स्टार्च, स्टार्च जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लीव्स, एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो, अ प्लांट यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस शुड इनिशियली बी प्लेस्ड इन द डार्क। कैसे करते हैं कॉमनली, प्लांट को डार्क में रखो, डार्क, प्लेस इन डार्क, प्लांट विद लीव्स जो भी आया, प्लेस्ड इन डार्क, डार्क यानी अंधेरे में जहां पे सनलाइट नहीं है, फॉर 24 to 48 आवर्स। तो क्या होगा इस मेथड से डिस्टार्चिंग किया तो, टू डिस्टार्च द लीव्स, टू डिस्टार्च द लीव्स। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा डिस्टार्चिंग, देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप बाय द प्लांट, राइट। एक तो एक लीव्स क्या करेंगे, स्टार्च को यूज कर लेंगे, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस in the leaves the starch is used up, lack of photosynthesis है तो leaves को energy चाहिए तो starch use करेंगे, right, the starch will be removed from the leaves, इस way में starch will be removed during this time, starch will be removed। अब आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये अगर लीफ है, इसको मैंने अंधेरे में रखा तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं है, फोटोलाइसिस कैसे होगा, फोटॉन्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल, तो जो भी एनर्जी स्टार्च ऑलरेडी स्टोर्ड है वो यूज कर लेंगे, एनर्जी तो कंटिन्यू लगेगी ना, 24 to 48 आवर्स तक सर्वाइव करना है तो प्लांट को एनर्जी तो लगेगी, तो उसने ले लिया, एंड स्टोर्ड रिमेनिंग जो भी है वो ट्रांसलोकेशन से स्टोर्ड हो जाएगा बाकी स्टोर्ड ऑर्गन, एंड रिमेनिंग विल बी स्टोर्ड इन स्टोरेज ऑर्गन्स, लाइक हमने देखा ना पोटैटो में कैसे होता है, या फिर डिफरेंट जगह पे, राइट। सो लीव्स विल नॉट शो एनी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ऐसे में क्या होगा, लीव्स में कुछ भी स्टार्च नहीं बचेगा। हमने इसे डार्क में रखा, डार्क, डार्क में हमने लीव्स को रखा, प्लेस्ड इन डार्क,
टू डिस्चार्ज। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? डार्क में रखेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर जो भी एनर्जी तब लगेगी तो वो जो ऑलरेडी स्टार्च बना है, हमने रखने से पहले तो कुछ स्टार्च होगा लीव्स में, वो यूज हो जाएगा, और कुछ स्टार्च ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसके तरफ, लीव्स के तरफ या ट्रांसलोकेशन से, राइट? तो ऐसे में कुछ भी नहीं बचेगा उसमें लीव्स। सो डिस्टार्चिंग हो गई। क्यों करना है डिस्टार्चिंग? क्योंकि हमें फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं आगे बताऊंगा, राइट? वेरी गुड। अब हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें एट दिस स्लाइड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी फर्स्ट थिंग हमें सिर्फ समझना है कि हम लीफ को स्टार्च के साथ आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली इट्स अ टेस्ट टू टेस्ट लीफ, टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। स्टार्च है क्या नहीं, इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? आयोडीन टेस्ट करना है हमें, तो क्या क्या करना है? सिंपल है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सिर्फ स्क्रीन पे देखो, आसान है। डीप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट टू किल द सेल्स। पहले तो हमें सेल्स को किल करने के लिए लीव्स को डीप करना है बॉइलिंग वाटर में। देखो फर्स्ट ये वाला 1, इज दैट क्लियर? बॉइलिंग चालू है, राइट? लीफ को डीप किया, उसके बाद बॉइल द लीफ इन अ मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर अ वाटर बाथ टिल इट बिकम्स पेल व्हाइट। पेल व्हाइट होने तक मिथाइलेटेड, इथेनॉल यानी इसमें क्या यूज किया? मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट भी एक अल्कोहल ही है ना, राइट? उसमें वाटर बाथ में डाल दिया उसको, एंड पेल व्हाइट होने तक, राइट? इट बिकम्स पेल व्हाइट ड्यू टू क्या होगा? क्लोरोफिल का रिमूवल हो जाएगा उसमें। इज दैट क्लियर? क्लोरोफिल को रिमूव करना है ना, सो ये सेकंड स्टेप। इथेनॉल या मिथाइलेटेड स्पिरिट दिया है आपके इसमें, राइट? नेक्स्ट क्या होगा बताओ मुझे? उसके बाद द लीफ नाउ बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल, एकदम हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा। उसके बाद प्लेस इट अगेन इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट। हॉट वाटर में फिर से रखा, लीफ बीइंग वॉश्ड, प्लेस्ड टू सॉफ्टन इट। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या किया मैंने? Spread the leaf in a dish, डिश में रखा, pour iodine solution on it. The presence of starch will be indicated by blue black color. तो अगर स्टार्च फिर भी रहा तो आपको दिखेगा कि उसमें ब्लू ब्लैक होगा। इसमें क्या किया हमने? रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल पहले तो कर लिया, राइट? तो वो स्टार्च को बनाएगा नहीं। उसके बाद जब आप देखोगे और आयोडीन डालोगे तो आपको दिखेगा कि लीफ के सेल्स मर गए हैं, क्लोरोफिल भी हटा दिया है, तो स्टार्च का क्या रहेगा उसमें? उसका फंक्शनिंग क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? जो भी स्टार्च है अगर रहा तो वो ब्लू ब्लैक होगा। स्टार्च टेस्ट विथ आयोडीन सॉल्यूशन। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाय इफ एनी ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि आयोडीन के साथ स्टार्च कौन सा कलर देता है? ब्लूइश ब्लैकिश, राइट? एंड अ लीफ विदाउट स्टार्च, अगर उसमें स्टार्च है ही नहीं सब कुछ प्रोसेस के बाद, तो वो एरिया क्या दिखेगा? ब्राउनिश। ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर, एंड लीफ विदाउट स्टार्च कौन सा कलर देगी? ब्राउन, येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन और ब्राउन। इज दैट क्लियर? क्लियर? ये सिंपल है, इट्स आयोडीन टेस्ट। द टेस्ट टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए लीफ का टेस्ट करना, इसे बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। इज दैट क्लियर? कितना आसान है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। सो हमने देखा कि कैसे हम उसको बॉईल करके, डीप करके, क्लोरोफिल निकाल के, फिर हमें एग्जैक्ट समझना है कि है कि नहीं। अब एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। हमने डिस्टार्चिंग समझ लिया कैसे करते हैं, राइट? रिमूवल ऑफ स्टार्च। इज दैट क्लियर? और टेस्ट भी कैसे करना है आयोडीन से, इस एक्सपेरिमेंट में देख लिया। फिर से देख लो, बड़ा आसान है। बॉइलिंग वाटर में रखा, देन वहां पे इथेनॉल में डाला, राइट? इथेनॉल में डाला या फिर मिथिल अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, आई मीन स्पिरिट यानी अल्कोहल। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्लीन वाटर में, हॉट वाटर में सॉफ्ट किया उसे, हॉट वाटर टू सॉफ्टन, वॉश भी कर लिया। और फिर वो लीव्स को देखा, स्टार्च टेस्ट फॉर आयोडीन। फाइनली मैंने एग्जामिन किया स्लाइड में रख के। 1 2 3 4। सो दिस इज, पहले तो रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम अ लीफ, मिथाइलेटेड स्पिरिट में डालने के बाद रिमूवल हो जाएगा। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या करेगा? क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा, विल रिमूव द क्लोरोफिल, विल रिमूव। तो उसके बाद तो स्टार्च बनेगा ही नहीं ना,
तो जब टेस्ट करेंगे तो जहां पे है वो एरिया ब्राउनिश ही आना चाहिए, राइट, और जहां पे स्टार्च है बना या फिर अवेलेबल है वो ब्लू ब्लैक दिखाएगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट अगर ये लीफ ऐसे ब्लूइश ब्लैकिश हुआ तो इट मींस व्हाट, स्टार्च। और अगर एक लीफ ब्राउनिश हुआ, ये सपोज ये ब्राउन कलर है, ब्राउन, अब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये आयोडीन के साथ कैसे बिहेव करता है स्टार्च, वो है, तो लीफ में हमें वही दिखेगा। इज दैट क्लियर? चलो 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज एम क्या है हमारा, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। देखो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के बिना हो नहीं सकता, तो मुझे देखना है कि क्लोरोफिल सच में जरूरी है क्या। इसलिए मैंने क्या किया, टेक अ प्लांट विथ वैरीगेटेड लीव्स, टेक अ प्लांट विथ वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड यानी क्या, जिसका डिफरेंट वैरायटी यानी डिफरेंटली कलर्ड जोन्स है लीव्स में, डिफरेंटली कलर्ड। अगर ये एक लीफ है तो इसमें सपोज इतना इतना एरिया ग्रीन है, बाकी का एरिया व्हाइट है, ऐसे होता है ना। कौन से प्लांट में वैरीगेटेड अपीयरेंस, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं वैरीगेटेड, वैरीगेटेड लीव्स, यानी उनका अपीयरेंस कुछ एरिया पेल पेल होते हैं जिसमें ग्रीन यानी क्लोरोफिल नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना, फिर यानी क्लोरोफिल अगर होगा तो ही ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। इट हैज ग्रीन एज वेल एज नॉन ग्रीन एरियाज, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, ये जरूरी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं बताऊंगा आगे क्यों। एग्जाम्पल बता तो मुझे कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स, एग्जाम्पल्स लिख लो मेरे साथ, एग्जाम में पूछते, कोलियस जिरेनियम क्रूटॉन, कोलियस जिरेनियम क्रूटॉन। अब मैं बताऊंगा कोलियस का लीफ कैसा होता है। देखो ये देखो बच्चों, ये कौन सा प्लांट है, पहचानो, दिस इज कोलियस, कोलियस लीव्स, राइट। ये एग्जांपल है, इसका कौन सा अपीयरेंस है, इसे क्या बोलते हैं, वैरीगेटेड अपीयरेंस, राइट। देखो ना, कुछ ग्रीन एरियाज है, कुछ पेल एरियाज है, दिख रहा है ये पेल एरिया यहाँ पे, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब मैंने करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने क्या समझा है, मुझे देखना है कि टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यू एग्री और नॉट, राइट। क्लोरोफिल नेसेसरी है या नहीं ये समझ, राइट। तो क्या किया मैंने, डिस्चार्ज द लीव्स बाय कीपिंग द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर फ्यू डेज। डिस्चार्ज किया मैंने, एक एक स्टेप देखो, डिस्चार्जिंग यानी डार्क में रख दिया, देन प्लेस द प्लांट इन सन आफ्टर फ्यू आवर्स, प्लक 1 लीफ, सन में रखा मैंने इस प्लांट को आफ्टर फ्यू आवर्स, मेक इट आउटलाइन ऑन द पेपर, मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, मैंने देख लिए। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, नाउ टेस्टिंग, देन डिस्टार्चिंग, प्लेस द प्लांट इन सन, आफ्टर फ्यू आवर्स प्लक अ लीफ, प्लक अ लीफ, और फिर मैंने एक्चुअल टेस्टिंग की विथ आयोडीन, टेस्टिंग विथ आयोडीन टेस्ट। तो मुझे क्या देखा, देखो इस लीफ में क्या हुआ टेस्टिंग में, यहां पे देखो ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लीफ टर्न्स ब्लूइश। देखो अगर ये ग्रीन है जो मैं बता रहा हूं, ये देखो ये ग्रीन वाला इधर देखो ब्लूइश, डार्क ब्लूइश हो गया, ये मैंने ग्रीन ग्रीन से बता रहा हूं मैं, बट इट इज डार्क ब्लूइश। ये टर्न कैसा हुआ, डार्क ब्लू ब्लैक कलर, यानी क्या, इसमें स्टार्च था, इसमें क्लोरोफिल था, ग्रीन में क्लोरोफिल था, इसलिए इसने क्लोरोफिल इज नेसेसरी, इसलिए फोटोसिंथेसिस होकर स्टार्च बना और इसमें ब्लू ब्लैक कलर दे दिया मुझे, राइट। दिख रहा है आपको? अच्छा, दूसरे में देखोगे आप, अगर ये वाला एरिया देखोगे तो ये देखो दोनों भी, दिस इज ब्राउन कलर्ड, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्च बना ही नहीं, क्लोरोफिल नहीं था, सो इट टर्न्ड ब्राउन। ये कैसा बना, ब्राउन, ब्राउन, नो क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं था, ग्रीन कलर नहीं था, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना, स्टार्च रहा तो ही ब्लू ब्लैक कलर रहता है, वरना ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन। इज दैट क्लियर? कितना आसान है, बोला ना मैंने, कोलियस लीफ का ये एक्सपेरिमेंट था। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखेंगे हम, वेरी वेरी इजी एक्सपेरिमेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट में क्या प्रूव किया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इसमें हमारा एम क्या है बता दो, लिख लो, एम लिखना बहुत जरूरी है, वरना एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, विदाउट एम आवर लाइफ इज जस्ट
लाइक डायरेक्शनलेस। जैसे आपको भी एम रखना है अच्छे परसेंटेज का, वैसे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट जो करते हैं वो एम रखते हैं। अभी हम खुद को साइंटिस्ट समझेंगे और एम के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, राइट। चलो आसान है, बोर होने का कोई सवाल ही नहीं है। टू शो दैट, देखो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा अभी थोड़ा और सेशन है, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, चाय कॉफी या जूस लेके फिर से रिज्यूम कर लेना, राइट। बट एक स्ट्रेच में फिनिश करना है क्योंकि आज टॉपिक फिनिश करना है और बड़ा मजा आने वाला है। आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंड में बताने वाला हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। अगर थोड़ा भी लग रहा है तो बच्चों प्लीज जाओ और ब्रेक लो। ओके, यू हैव दैट ऑप्शन, घर पे हो ना यार, मजे करो, बट 5-10 मिनट में आ जाना है और रेज्यूम करके नोट्स बनाना है, कम ऑन। और जो बच्चे कंटिन्यू करें वो लिख लो अभी। टू शो दैट सनलाइट, और जो वापस आएंगे वो भी ये सुनेंगे ही, तो आपको तो लिखना है ही नोट्स में, इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना आसान है ये भी। आप बोलोगे सर ये बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट क्या करना है? टेक अ प्लांट विद अ डिस्चार्ज लीव्स। हमने शुरू में देख लिया डिस्चार्जिंग का, इसलिए इंपॉर्टेंस क्या है। टेक अ प्लांट विथ डिस्चार्ज्ड लीव्स। क्यों लेना है आपको समझ में आ रहा है पहले भी, क्योंकि अगर डिस्चार्ज लीफ नहीं लिया मैंने और अगर उसमें ऑलरेडी स्टार्च है तो मैं फिर नॉन ग्रीन या फिर जो भी अभी इसमें अगर डिस्चार्ज नहीं लिया तो जो नॉन जिसपे मैंने ऑक्लूडन कर दिया, ब्लैक पेपर रखूंगा मैं, तो वहां पे भी ऑलरेडी स्टार्च था ही, तो वो फॉल्स रिजल्ट देगा, वो भी ब्लू ब्लैक कलर देगा, जबकि ब्राउन देना चाहिए। तो इसलिए पहले सारे स्लीव्स को डिस्चार्ज कर लो फुल ऑन, उसमें स्टार्च होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में सनलाइट का इफेक्ट है क्या। हम बोलते हैं ना लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लेट्स सी सच में ये बात सही है क्या। वी विल प्रूव इट, राइट। आर यू ऑल एक्साइटेड? कम ऑन, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विद ब्लैक पेपर, कवर वन ऑफ इट्स लीव्स विथ ब्लैक पेपर। कुछ एरिया कवर करना है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा। On which a design is cut, on which a design is cut, or you can cover whole, on which a design is cut. Place this plant in sun, place this plant in sun, और देखो क्या होता है। Let's see, let's see। तो क्या रिजल्ट आएगा? After few hours the leaf is which is covered with black pepper for the presence of starch के लिए हमें देखना है। फिर से मैं उस पर क्या करूंगा? डेफिनेटली आयोडीन टेस्ट करूंगा, राइट। आयोडीन टेस्ट विल गिव मुझे एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहां पे हुआ है। तो देखो येलोइश ब्राउन मींस नो स्टार्च। मैंने इतने एरिया में अगर ब्लैक किया है, ये देखो इतना एरिया ब्लैक पेपर है, ये देखो मैंने लाइन लाइन से खींचा, तो ये देखो येलोइश ब्राउन होगा, ये ब्राउन और येलोइश, राइट, येलोइश ब्राउन, यानी इसमें लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। और जो बाहर का ग्रीन है इधर का, लुक एट दिस, ये वाला ये वाला, तो देखो ये ब्लूइश हुआ, ब्लू ब्लैक यानी हैज स्टार्च, राइट। ब्लू ब्लैक मींस हैज स्टार्च, पॉजिटिव फॉर स्टार्च। दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव फॉर स्टार्च, यानी प्रूवन हो गया कि लाइट इज नीडेड, लाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, एक पीस को कट कर लो, मैंने ओरिजिनल ऐसा लिया, फिर मैंने इसको टेस्ट किया। आफ्टर टेस्टिंग मैंने क्या समझा? स्टार मार्क यानी इतना ब्लैक एरिया है तो जहां जहां पे कवर लाइट नहीं गया उतना ही ब्राउन होगा, लुक एट दिस। और जो सेंटर का स्टार यानी कट किया है तो इसमें लाइट गई है तो ये भी ब्लू हुआ। सो ब्लू ब्लैक यानी व्हाट? स्टार्च इज प्रेजेंट। यहां पे देखो, यहां पे स्टार्च है, यहां पे स्टार्च है, देखो, और बाहर का ब्राउन है। इज दैट क्लियर? आफ्टर टेस्टिंग ऐसा रिजल्ट देगा। समझ में आया आपको? सो इससे भी प्रूव हो गया कि लाइट इज नीडेड, लाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो टेस्ट फॉर सनलाइट स्टार मार्क में कट करके भी आप इसे कर सकते हो, आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा एग्जैक्टली, राइट। बीच में का ब्लू ब्लैक और इधर का ब्राउन होगा, पार्ट्स एक्सपोज, क्योंकि ये इतना पार्ट एक्सपोज टू सनलाइट है और बाकी का ब्लैक पेपर है। तो इससे प्रूव हो गया, क्या प्रूव किया हमने? दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। राइट डाउन, सनलाइट इज नेसेसरी। बाद में ड्रॉ करना, आप अभी सिर्फ फोकस करो और लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ड्रॉ, आपका होमवर्क है कि सभी एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम्स को ड्रॉ करो और फिर से रिवाइज करो टेक्स्ट बुक में आफ्टर दिस सेशन। ओके, वेरी गुड। फॉर फोटोसिंथेसिस, इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो क्विकली थर्ड देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3।
इतना आसान है ये, मैंने बोला ना आपको, बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट है। सनलाइट जिस पे गिरेगा वो एरिया ऑब्वियसली क्लोरोफिल के साथ स्टार्च बनेगा। ब्लैक पेपर पे सनलाइट जाएगा ही नहीं तो वहां पे ब्राउन कलर आएगा। अभी देखा ना हमने, वही सब चीजें है। ओके, अगेन अब क्या हमारा एम है बताओ मुझे, once again tell me, to show that CO2 is carbon dioxide necessary for photosynthesis। सब कुछ हमने देखा, पहले हमने देखा कि क्लोरोफिल जरूरी है, लाइट देखा, CO2 देखा, फिर ऑक्सीजन का देखेंगे। हो गया, 4 एक्सपेरिमेंट्स तो है, इतने आसान। अगेन टेक अ प्लांट विद डी स्टार्च लीफ, टेक अ प्लांट विद, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि स्टार्च ऑलरेडी रहा तो फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर देखो यहां पे अगर मैं डी स्टार्च लीव नहीं लेता तो ये ब्लैक वाला एरिया जो मैंने कवर कर लिया उसमें भी अगर मुझे ब्लू भी दे देता वो, क्योंकि उस पहले का स्टार्च तो बना हुआ था ना उसमें, तो वो फॉल्स रिजल्ट देता। तो इसलिए मुझे विदाउट स्टार्च वाला चाहिए, उसके बाद में उसको टेस्ट करूंगा सनलाइट में रख के, जो भी मुझे देखना है। राइट, वेरी गुड, न्यू अफ्रेश, टेक अ प्लांट विद डी स्टार्च लीव्स। हर बार ये याद रखना है, एग्जाम में लिखते वक्त डी स्टार्च नहीं लिखोगे तो फॉल्स रिजल्ट, आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे। डी स्टार्च लीव्स, क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है। ये हमारा पूरा सेटअप है फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 CO2 के लिए हमें देखना है CO2 इज नेसेसरी, वो प्रूव करना है हमें। तो कैसे करेंगे देखो, अगेन जो प्रूव करना है उसको अवेलेबल ही नहीं देना है, कुछ हाफ पार्ट को नहीं देंगे, कुछ को देंगे। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, लुक हियर, insert a part of one of its leaves through a split cork। मैंने क्या किया, एक split cork into a conical flask। एक split cork के थ्रू conical flask में, ये है conical flask, A है या A and this is B, conical flask लिया, राइट। फिर मैंने क्या किया, containing potassium hydroxide, come on tell me potassium hydroxide क्या करता है, KOH, ऑलरेडी मैंने बोला हुआ ये। Its feature is it absorbs CO2, it absorbs carbon dioxide। इसके एक्सपेरिमेंट्स आपने 9th में भी, ICSE 9 में भी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखे होंगे यार बच्चों, आप भूलना नहीं चाहिए। It absorbs carbon dioxide, that is the feature of potassium hydroxide। तो जब भी CO2 का एक्सपेरिमेंट आए KOH को भूलना नहीं है, क्योंकि हमें लीफ के CO2 को निकालना है। राइट, समझ में आ रहा है आपको, इज दैट क्लियर? ओके, इंसर्ट हाफ ऑफ इट्स लीव्स। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ से यहां से कॉर्क स्क्रू को इंसर्ट किया, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ दिखाया है तो लेट इट यहाँ, तो हाफ पोर्शन ये वाला इंसर्ट किया। तो इसमें जो भी CO2 था या जो भी है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। किसने, जो अवेलेबल है लीफ के अंदर भी स्टोमेटाज में, किसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। KOH हैज एब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग, ये क्रिस्टल्स है उसके, राइट, हाफ पोर्शन, और रिमेनिंग हाफ वैसा ही है, राइट। लीव द प्लांट इन सनलाइट आफ्टर फ्यू आवर्स टेस्ट द लाइट। यहाँ पे देखो सनलाइट है, सनलाइट आएगा, आफ्टर फ्यू आवर्स यू टेस्ट इट, देन द पार्ट ऑफ द लीफ विच वाज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक एयर बिकम्स ब्लू ब्लैक। या फिर यहाँ पे देखो उन्होंने एक लीफ को बाहर रखा है, एक को अंदर रखा है, तो वैसे भी टेस्ट कर सकते हो आप। तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसे टेस्ट किया तो मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे बोलो मुझे, देखो आप, ये देखो, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। अगर मैंने इस लीफ पे देखा तो क्या होगा मुझे बताओ, हाफ, चलो मैंने वैसा कॉर्क नहीं किया, मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है, राइट, पूरा इसके अंदर डाला, तो इसमें जो भी CO2 है वो सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ। तो ये कौन सा कलर देना चाहिए इसने मुझे, CO2 नहीं है तो द लीफ इनसाइड द फ्लास्क कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बनेगा, राइट, ब्राउन ही रहेगा वो या येलो। और इधर जो है ये लीफ, ये वाला लीफ जो बाहर है, ये क्या करेगा, ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा, ये वाला लीफ। और ये जो है इसमें नहीं होगा क्योंकि सब कुछ CO2, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, सो नो स्टार्च फॉर्म्ड एज CO2 इज अनअवेलेबल। क्लियर? या फिर आप इसमें एक्सपेरिमेंट को वैरी कर सकते हो, आप क्या करो, हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल, ये देखो हाफ इनसाइड, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, जिसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया CO2, हाफ आउटसाइड है, हाफ लीफ आउटसाइड,
तो ऐसे भी एक तो एक लीफ को बाहर रखो, एक अंदर रखो, ए एंड बी, या फिर इधर ए एंड बी में 1 एंड 2, सॉरी इसे 1 एंड 2 कर लो, फर्स्ट लीफ सेकंड लीफ, ये करके देखो, या फिर सेकंड बी इज द वेरिएशन, इसमें मैंने क्या बॉटल में हाफ में रखा, तो जिसमें अंदर है हाफ पोर्शन उसका CO2 निकाल दिया लीफ में का, तो इसको जब मैं टेस्ट करूंगा तो हाफ वाला ही ब्लू ब्लैक होगा, यानी जो बाहर है वो वाला ब्लू ब्लैक होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें स्टार्च बना, देखो ये वाला एरिया है स्टार्च का, स्टार्च ब्लू ब्लैक, और इधर वाला वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें का CO2 एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, KOH ने। सो प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड क्या, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना आसान है, देखा, सिर्फ KOH डाल दिया जिस पोर्शन में, वो CO2 को ले लेगा, तो CO2 ही नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और इसे तो हमने बॉटल में रख दिया है तो इसलिए बाहर का CO2 भी नहीं आएगा, एकदम पैक बॉटल, इधर भी फ्लास्क में पैक कर दिया तो एटमॉस्फेरिक CO2 भी नहीं है, तो देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस, बाहर तो इसको CO2 मिल रहा है, इस हाफ को तो CO2 मिला है, CO2 इज अवेलेबल हियर, तो ऐसे होगा। सो दिस वे वी प्रूव इट, इज दैट क्लियर। सो दिस वाज थर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके फाइन। अब लास्ट वाला इससे भी ज्यादा आसान है, कौन सा, देखो अब तक हमने देखा जो जो हमें लगता है CO2 क्लोरोफिल, अब बाय प्रोडक्ट क्या है, C6H12O6 का रेस्पिरेशन बनने के बाद, यानी ग्लूकोज का, आई एम सो सॉरी, आई मीन CO2 एंड वाटर का यूज होने के बाद ग्लूकोज बनेगा, उसके साथ O2 रिलीज होगा, सो O2 इज रिलीज्ड, ये प्रूव करना है हमें कि फोटोसिंथेसिस में सच में O2 रिलीज होता है। सो अगेन प्लेस सम वाटर प्लांट्स, प्लेस सम वाटर प्लांट्स लाइक, कौन से, इलोडिया एंड और हाइड्रिला, कोई भी प्लांट ले लो, वाटर प्लांट है ये, ठीक है, वाटर में सरवाइव होते हैं। इन अ बीकर कंटेनिंग पॉन्ड वाटर, इन अ बीकर, स्टार्ट यहां से किया, इन अ बीकर pond water, is that clear, and cover them by short stem funnel, and cover with funnel, short stem वाला, short stem होना चाहिए, मैं बताता हूं कैसे। देखो ये सेटअप है, उसके बाद क्या किया, ये देखो हाइड्रिला, ब्रांचेस ऑफ हाइड्रिला यहां पे रखा, और ये है बीकर, देखो मैं ब्लैक से बता रहा हूं, राइट, आई मीन ये क्या है, शॉर्ट स्टेम फनेल के अंदर रखा मैंने इसे, वाटर है, इसमें पूरा वाटर है बाकी, राइट। Then invert a test tube full of water over the stem of the funnel, मैंने पूरा टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दिया इसमें, ये देखो टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर, टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर, देखो यहां तक वाटर है, इसको मैंने इन्वर्टेड इसमें डाल दिया पूरा, so that ensure the level of water in the beaker is above the level of stem of the inverted funnel। तो बीकर में जो लेवल है वाटर का, राइट, तो ये स्टेम के लेवल के अबोव होना चाहिए वाटर लेवल बीकर में का, यहां तक लिया है हमने बीकर में, राइट, दिस इज बीकर, राइट, क्लियर। फिर क्या होगा, प्लेस द apparatus इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, बबल्स ऑफ द गैस विल कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, क्यों, क्योंकि इसने जो भी रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस किया, राइट, apparatus इन द सन, उसके बाद प्लेस द apparatus इन द सनलाइट, उसके बाद क्या होगा, बबल्स ऑफ द गैस विल कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, ये यहां पे देखो ऑक्सीजन के बबल्स, ये देखो ये वैसे बबल्स आएंगे, गैस बबल, बबल्स ऑफ द गैस, कौन सा गैस, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, O2, हाइड्रिला में तो फोटोसिंथेसिस होगा, बबल्स ऑफ द गैस विल कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। The gas in the test tube, a glowing splinter burst into flame which shows the presence of oxygen। Then test the gas in the test tube, जब आप टेस्ट करोगे तो glowing splinter burst into the flame, जब आप इसे burst करेगा फ्लेम में, shows the presence of oxygen, यानी उसके वे में भी आप टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो इससे हमने क्या प्रूव किया, कौन बताएगा मुझे, प्रूवन दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड यानी रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड, ब्रैकेट में लिख लो, वन एंड द सेम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रूवन। मैंने बोला था ना बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ सेटअप्स याद रखने हैं, क्यू लेवल ऐसा लिया है वाटर का, कैसे रखा है और क्या क्या, पहले CO2, क्लोरोफिल, और ये जरूरी है, और जो प्रोडक्ट बना उसका देखा, और स्टार्च का तो हमने देख ही लिया, C6H12O6, राइट।
आयोडीन के साथ कैसा देता है। तो हमने सभी केमिकल रिएक्शन को प्रूव कर लिया है साइंटिस्ट की तरह। इजंट इट अमेजिंग? कितने मजेदार वे में पढ़ा, राइट? अभी तो लास्ट पोर्शन है एकदम बच्चों वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सब कुछ हमने फोटोसिंथेसिस में सीखा, तो इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, बताओ मुझे। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे आसान पार्ट जो मैंने बहुत बार सेशन में समझाया है, अगर आपको याद है तो। एक है प्रोवाइड्स फूड एंड दूसरा है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबका एग्जिस्टेंस इस पे है, इसलिए तो मैंने शुरू में इतने डिटेल में, अभी कुछ बचा ही नहीं, सेशन खत्म हो गया है। 2-3 बातें जो बतानी है बस। देखो कैसे, देखो यहां पे देखो, फर्स्ट प्रोवाइड्स फूड। अब सबको पता है कि फूड चेन क्या होता है, आपने बायोलॉजी में बहुत पहले पढ़ा होगा, 8th 9th 7th में भी, इतना बेसिक है ये। व्हाट इज फूड चेन? ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई है? प्लांट्स, सनलाइट, वाटर, ग्रास, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। अब इसको प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ग्रासहोपर। ग्रासहोपर ने इसको खाया क्योंकि वो उस पे जीता है। अब इसको खाने वाला है कौन? फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है हॉक, हॉक फिर जब मर जाएगा तो डिकम्पोज होगा और इसके जो भी विटामिन मिनरल्स है वो फिर से प्लांट में ही जाएगा। सो अल्टीमेटली जो भी आता है वो फूड प्लांट में। यानी अगर ग्रास हॉपर नहीं है तो फ्रॉग जिंदा नहीं है, फ्रॉग नहीं है तो स्नेक कैसे रहेगा? स्नेक को खाने के लिए नहीं है तो हॉक क्या खाएगा? इट इज, दे आर कार्निवोरस, कार्निवोर्स, राइट? तो दिस इज इट। सो a herbivore consumes the plant directly when a carnivore flesh eater consumes a एनिमल विच इन टर्न, ये किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे, यानी सब कुछ प्लांट पे डिपेंडेंट है। दिस इज फूड चेन। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द प्लांट। यू कैन इमेजिन सेवरल फूड चेन, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज अ प्लांट, ऑलवेज ए प्लांट, प्लांट, प्लांट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। समझ में आ रहा है? यू कैन इमेजिन डिफरेंट सेवरल फूड चेन्स। आपने ये सब पढ़ा है बच्चों, इट्स वेरी इजी। मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है। देखो लुक या 3 लिंक्ड फूड चेन। कौन है? रैट ने उसको खाया और रैट को ऑल ने, या फिर कैरेट्स को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाता है और फॉक्स को लायन खाता है। दिस इज 4 लिंक्ड फूड चेन। एंड देन देयर इज 5 लिंक्ड, ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक और पाइथन एंड ईगल, जो हमने ऑलरेडी देखा। सो डिफरेंट फूड चेन्स आप बना सकते हो। डिफरेंट एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए, पढ़ लेना, राइट? अगेन वन मोर थिंग, नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगाई, बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग मैटर इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो डिकेइंग मैटर है, इस पे कौन कौन है? बैक्टीरिया, फंगाई, फंगाई बैक्टीरिया, ये इस पे डिपेंडेंट है, राइट? अगर ये मर गए जो भी एनिमल्स, उस पे जो भी डिके होगा, राइट? So they get their nourishment from decaying organic matter. The matter comes from dead animals and plants. The matter comes from जो dead animals है, dead animals and plants भी जो मर गए, जिनकी लाइफ खत्म हो गई, उनमें मैटर आएगा। Again which in turn were dependent on photosynthesis. यानी in turn ये किस पे डिपेंडेंट हुआ? photosynthesis पे. So everything in turn depends on प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉप्स है। अगर वो नहीं बनाते तो इमेजिन हम इतना यम्मी फूड खा सकते हैं क्या? नहीं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिया, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। अब ये क्या है? मैंने बोला ना बच्चों वाला बच्चा है, अब कुछ भी नहीं है आज के सेशन में। एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से थे टेक्निकल, वो भी हो गए। लास्ट के 10 मिनट्स वी विल बी फिनिशिंग विद द टॉपिक एंड प्लांट। थोड़ा एक्साइटमेंट को बढ़ा दो। Life supporting gas oxygen is present in atmosphere in a free state only because of photosynthesis. So life supporting gas है ये, life supporting, right? Scientists strongly believe that 2 billion years ago भी there was no life on Earth. There was no free oxygen in the atmosphere. Appearance of the green plant set the stage for animals to appear. तो जब ऑक्सीजन आया, ग्रीन प्लांट्स आए, तो यानी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आया यानी एनिमल्स आ गए। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन, राइट? समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, O2 रिलीज्ड, O2 needed for humans and ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। हमने O2 लिया ना, रेस्पिरेशन, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम 9th में पढ़ा, और हमने CO2 को रिलीज किया है, CO2 बैक टू लीव्स, CO2।
इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, राइट? सो दिस O2 ऑक्सीजन इज मच मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा एग्जिस्टेंस हमारा इस पे, उसके सिवा हम जी नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला प्लांट्स को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड, उनके बिना हम जी नहीं सकते, राइट? वेरी गुड। नाउ अब क्या है लास्ट पार्ट, कार्बन साइकिल। ये तो बड़ा आसान है, इस पे 100% क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा बेसिक है और काफी आसान है, 5 मिनट में समझाता हूं, सुनो। क्या है कार्बन साइकिल? इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ सीरीज ऑफ, राइट डाउन, chemical reactions in which, very important, 100% ये पूछते हैं क्या है, कार्बन एज अ केमिकल, कार्बन, राइट डाउन विथ मी, केमिकल एलिमेंट। कार्बन तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है ना, C6H12O6 CO2, इन CO2 वाला is removed from the air, is removed from the air, used by living organism, used, हमारा सब कुछ बॉडी कार्बन का स्केलेटन, सब कुछ कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर बॉडी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन इंक्लूडिंग अदर्स, एयर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स in their body processes and it's finally रिटर्न टू एयर, यानी यूज भी होता है और रिटर्न भी होता है, इसे बोलते हैं कार्बन साइकिल। इसेंशियल स्टेप्स देख लो, कौन से इसेंशियल स्टेप्स एग्जाम में 100% पूछते हैं ये, इन कार्बन साइकिल आर, ये देखो अगली स्लाइड में ऑलरेडी ड्रॉ किया है आपके लिए, फोटोसिंथेसिस, फूड चेंज, रेस्पिरेशन, डीके, कंबस्शन, हीटिंग, माइलस्टोन, आसान। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, यहां से स्टोरी स्टार्ट हुई है, देखो यहां से एरो किया है मैंने बड़ा वाला, राइट? क्लियर? हमें समझना क्या है कि कार्बन जो है ना इज एसेंशियल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट, और जो एयर में जाता भी और वापस से हम यूज करते हैं, फिर से रिसाइकलिंग होता है। दिस इज द कार्बन साइकिल, यानी इट इज यूज्ड एंड अगेन। देखो फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, राइट? सॉरी आई मीन यूज किया, ये देखो यहाँ पे CO2 को एयर से लिया, ये देखो यहाँ पे यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, राइट? अभी तो हमने पूरा सेशन सीखा। देन टू प्रोड्यूस शुगर, फूड चेन्स में जो भी कंज्यूमर्स है उन्होंने क्या किया, प्लांट को खाया, यानी इनडायरेक्टली ये जो कार्बन था C6H12O6 में आया है शुगर ग्लूकोज में, वो सब कंज्यूमर्स ने, एनिमल्स ने खाया। यहाँ पे देखो कंज्यूमर्स, एनिमल्स, इज दैट क्लियर? The food containing carbon in the carbohydrate, C6H12O6, ये कार्बन ही है ना, राइट? आपको समझ में आ रहा है? तो सबने खाया तो उनके अंदर बॉडी में आया प्लांट्स, जो भी पासेस ऑन फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी टिश्यू ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स खुद का भी कार्बन के बनते हैं, हमारा भी कार्बन का स्केलेटन है, सब कुछ। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर बाय ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज CO2। देखो यहाँ पे रिलीज कर दिया हमने, रेस्पिरेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो तो वापस से ये गया एयर में, राइट? अच्छा, डीके में क्या होता है? डिकेइंग अगर हुआ, डेड एनिमल्स और प्लांट्स एनिमल्स दैट कंपोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकंपोज इन द प्रोसेस, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। डिकेइंग में भी लिखा है मैंने, राइट? डिकेइंग, डिकंपोजर्स, देखो यहाँ पे डिकंपोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। नेक्स्ट देखो बैक्टीरिया एंड फंगाई, तो इनके अंदर भी कार्बन गया, राइट? रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, डिकंपोजिशन होने के बाद बैक टू एटमॉस्फेयर आ ही जाएगा। अच्छा, कंबस्टिंग में क्या होता है? व्हेन फ्यूल सच एज वुड, अब देखो फॉसिल्स में भी ये जाएगा, एनिमल मरने के बाद फ्यूल्स में भी जाएगा कार्बन। जब इसको कंबस्शन करते हैं यहां से देखो नीचे, तो ये देखो ये जो ऊपर जा रहा है इससे, तो वापस से कार्बन ऊपर आएगा, यानी एयर में। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटेंट विद इन ऑल देम, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज गिवन बैक टू एटमॉस्फेयर। सो ऑल फ्यूल्स नेम्ड अबव ओरिजिनली कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो भी कंज्यूमर्स है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, मरने के बाद ही फॉसिलाइजेशन होता है। देखो नीचे, देखो नीचे जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, लाइमस्टोन, फिर से इनको बर्न किया, फिर से CO2 क्लाइमेट में आया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? So in this way carbon cycle happens and all this stuff. So in this way
दिस ऑल हैपेंस एंड कार्बन साइकिल हैपेंस। इस पे 100% एग्जाम में पूछते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आप बेसिक देखो ना, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स, देन फॉसिल्स में आया, फॉसिल्स इन्हीं के बनते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इवन ऑन हीटिंग ऑफ द लाइमस्टोन। देखो यहाँ पे लाइमस्टोन बने, हीटिंग से फिर से एयर में गया, यहाँ पे ऊपर एयर है, नीचे फॉसिल्स है, एक क्लाइमेट, नीचे फॉसिल्स, अर्थ का एरिया, राइट। सो इन दिस वे एवरीथिंग हैपन सो ब्यूटीफुली। तो एट द एंड हमने सब कुछ नटशेल में प्लांट लाइफ देखा, सब कुछ देखा, राइट। समझ में आ रहा है आपके? सो ऑल क्लियर, आई होप सबको सब कुछ समझ गया। देखो आपका फ्रेंड बीनू भी आ गया है, क्योंकि ये सेशन एंड हो गया है, राइट। सो बीनू इज बैक एंड इज हैप्पी एंड स्माइलिंग कि हमने सब कुछ प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा, राइट। सो वेरी वेरी हैप्पी, और आई होप आपको भी उसके साथ पढ़ने में मजा आया होगा, राइट। और बीनू आपके लिए एक स्पेशल मैसेज दे रहा है कि हम सबको ट्रीज को प्लांट करना है, राइट, फॉर अ बेटर टुमारो। व्हाट? फॉर अ बेटर टुमारो हमें क्या करना है, अच्छे से अगर प्लांट्स होंगे तो हमने समझा ना कि ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, एवरीथिंग। सो फॉर अ बेटर टुमारो हमें क्या करना है, हमेशा प्लांट्स को प्लांट करना है। गार्डनिंग जब भी आप करो, ये आपके लिए एक मैसेज है। देखो ये छोटू सा बच्चा भी आपको वही बोल रहा है कि फॉर अ बेटर टुमारो प्लांट मोर ट्रीज, plant more trees, right, and make this planet a better place, make this planet a better place to live in, right। so जीने के लिए हमें प्लैनेट को बनाने के लिए हमें प्लांट करना है, ट्रीज को भूलना नहीं है, राइट। ये छोटू सा बच्चू भी यही मैसेज दे रहा है, बीनू भी आपको वही बोल रहा है। सो प्लांट अ ट्री एंड सेव द प्लैनेट, राइट, भूलना नहीं है ये। और आई होप आप सब कुछ आज ये सेशन सुनने के बाद एक ट्री तो अपने घर में कहीं ना कहीं गार्डन में जरूर प्लांट करोगे, राइट। आई होप सो। और मैं जल्दी आपको मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा? एनिमल किंगडम में। तो अब बाय बाय का टाइम आ गया है। आई नो बाय बाय इतने ये नहीं होते हैं थोड़ा, बट बीनू भी जा रहा है अभी, राइट। सो इट्स टाइम फॉर बाय बाय टू बीनू एंड बल्लू। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी डन, राइट, प्लांट फिजियोलॉजी फिनिश्ड, प्लांट फिजियोलॉजी के तीनों टॉपिक। अब हम एनिमल का सेंस ऑर्गन देखेंगे आगे जाके, राइट, ऑल फिनिश्ड। और बीनू के साथ आई होप आपको जर्नी मजेदार लगा होगा। सो आई होप हैप्पी हैप्पी रहना है। बीनू थोड़ा सा इमोशनल है, बट वो हैप्पी है कि उसने भी आपके साथ सीखा। तो बीनू जल्दी मिस्टर बीन के रूप में आपको फिर से मिलेगा, देखते क्या क्या होगा, राइट। सो आई होप सो आप भी हैप्पी हैप्पी रहो। एंड this was all it, end of the plant physiology and the topic photosynthesis. Keep smiling, keep rocking and keep shining. I will see you very very soon in next topic on human anatomy, क्योंकि फोर्थ जो आपका टॉपिक है प्लांट का कोऑर्डिनेशन केमिकल, वो तो ड्रॉप हो चुका है, राइट। सो हम सेंस ऑर्गन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, राइट। सो टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप एंजॉयिंग। कुछ डाउट्स है तो स्नेहल सर को टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको कन्वे करना, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।